सो है गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन है, अलग अलग तरह के हाइड्रोजन हैं। अब इसी में हमने लगा दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ मैंने सेट कर दी 5 यूनिट। ठीक है, इतना समझ लो। तो ये जो जैसे ही मैंने सेट की तो ये जो प्रोटॉन है सारे प्रोटॉन सेम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट से मतलब ये कि जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो। ठीक है, जैसे हम लोग इंसान लोग अलग होते हैं वैसे ही प्रोटॉन लोग भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, कोई कोई सेम रहते हैं, कोई कोई अलग रहते हैं। सेम इन द सेंस कोई जुड़वा हो गया मेरा भाई तो सेम ही हो गया, और अगर कोई दोस्त है अपना वो अलग ही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सब प्रोटॉन्स का अलग अलग रहता है। किसी किसी का सेम भी हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी थ्योरी में मानते हैं कि सारे प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग है, इसीलिए सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्रोटॉन्स डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी एट सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, तो प्रोटॉन तो सारे सेम एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, पर यहाँ पे खेल आता है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे ही अंडर द इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे प्रोटॉन का खेल खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, मानते हैं प्रोटॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, पर इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो गए। कैसे हो गए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मॉलिक्यूल में आई तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। और यही जो नई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमें प्यार करना नहीं पड़ता, बस प्यार हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी नहीं पड़ी, क्रिएट हो गई। और इसी अपने आप होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वही लिखा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन देमसेल्फ गेट ओरिएंटेड एंड क्रिएटेड देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर CH बॉन्ड। मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल में हमारे पास CH बॉन्ड है जिसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे जो वो मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और ये हो गई हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और इधर इस साइड हो गई हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये मैंने कैसे बना दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मैंने एक चीज बोली थी पिछले लेक्चर में कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जनरेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जनरेट होगी। मतलब ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। ठीक है, और दोनों साइड हो रही है इंड्यूस्ड। तो अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हमें दो तरह की डायरेक्शन मिल रही है, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है पहले तो। ठीक है, पहली मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है मॉलिक्यूल के ऊपर, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है, मतलब अपने आप जो क्रिएट हुई है वो हो गई। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस से दूर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस मिल गए। तो यहाँ पे पहला केस हम डिस्कस करते हैं नियर द प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि ये वाली फील्ड अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैव शील्डेड प्रोटॉन्स, दस शील्डेड प्रोटॉन विल एब्जॉर्ब एट हायर फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास है शील्डेड प्रोटॉन्स। ठीक है, और यही शील्डेड प्रोटॉन हायर स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, हायर फील्ड स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ग्राफ बनता है वो यहाँ पे बनता है। शील्डेड लोग का इधर बनता है, मतलब कि TMS से दूर बनता है, और डी शील्डेड लोग का पास बनता है। ठीक है, अभी डी शील्डेड का भी केस डिस्कस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ जहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। तब हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास रहते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन्स, और यही जो डी शील्डेड प्रोटॉन है वो लोअर फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्राफ जो हमेशा बनता है TMS के पास बनता है, और शील्डेड वाले जो प्रोटॉन रहते हैं उनका ग्राफ जो रहता है हमेशा TMS से दूर बनता है, क्योंकि वो हायर फील्ड स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर हम इन लोगों का ग्राफ देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? ये हमारा हो गया TMS। ठीक है, तो अगर आपको याद करना है ग्राफ में तो ये हो गया हमारा डाउन फील्ड और ये हो गया हमारा अप फील्ड, ये हो गया हमारा डी शील्डेड, ये हो गया हमारा शील्डेड प्रोटॉन। तो डी शील्डेड हमेशा डाउन फील्ड बनाएगा और वो रहेगा इस TMS के पास। ठीक है, और जहाँ पे अप फील्ड हमेशा शील्डेड प्रोटॉन बनाएगा और वो रहेगा TMS से दूर। TMS से पास को कैसे लिखें? बस आपको ये याद रखना है डी अगर आप याद रख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी शील्डेड हमेशा डाउन फील्ड प्रोटॉन बनाता है या फिर डाउन फील्ड हमेशा डी शील्डेड प्रोटॉन बनाता है। ठीक है,